सुप्रभात बच्चों। हमारे आज का विषय है समास। सर्वप्रथम हम समास की यहाँ पर परिभाषा, भेद और उदाहरण के माध्यम से हम उसे समझेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, अर्थात छोटा करके नए शब्द बनाने की विधि को समास कहा जाता है। इसके नीचे देखिए परिभाषा है, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया या विधि को समास कहते हैं। उदाहरण पे देखेंगे हम, जैसे देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति समास का विग्रह है और इस विग्रह को जब हम सामासिक पद बना देते हैं तो इसके अंदर प्रयोग किए गए कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो इसमें कारक चिन्ह का लोप होकर बना देशभक्ति। मैं आपको बता दूं कि समास विग्रह और सामासिक पद क्या होते हैं। सामासिक पद अर्थात विग्रह को जोड़कर बनाया गया समस्त पद ही सामासिक पद कहलाता है और समस्त पद को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे देखिए राम की भक्ति विग्रह है और अगर हम इसमें से कारक चिन्ह की का लोप कर देंगे तो सामासिक पद बन गया राम भक्ति। समास मुख्यतः हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। सर्वप्रथम हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद बोलते हैं बाद वाले पद को। किसी भी सामासिक पद में 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद अर्थात पहला पद और उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के साथ लग के कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें किसी उदाहरण के तौर पे, अगर हम कोई बात करें तो हमारा उदाहरण है घुड़सवार। तो घुड़सवार में घोड़े पर सवार होने वाला, सवार जो सवारी है इस पर घोड़े पर जो सवार हो रहा है वो सवार जो उत्तर पद है वो प्रधान है और पूर्व पद के साथ किसका प्रयोग किया, घोड़े पर सवार। हम ये नहीं बोल सकते इसमें घोड़े में सवार। तो उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करके इस सामासिक पद का विग्रह किया जाता है। तो घुड़सवार का विग्रह हुआ घोड़े पर सवार। तो इन दोनों पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जिन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी के आधार पर तत्पुरुष समास को नाम दिया जाता है। जैसे तत्पुरुष समास में भी 6 प्रकार होते हैं। आप सभी ने कारक चिन्ह पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पेपर। तो इन कारक चिन्ह के अंदर जो भी कारक चिन्ह प्रयोग हुए हैं इनमें, तो देखिए उन कारक चिन्हों का अगर विग्रह करते समय प्रयोग किया जाता है तो उसी के अनुसार तत्पुरुष समास को नाम दिया जाता है। जैसे सर्वप्रथम देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होता है को। जिस भी समस्त पद का विग्रह करते वक्त बीच में अगर को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उसका बाद में विग्रह लोप हो जाता है और समस्त पद लोप होने पर समस्त पद बन जाता है और प्रयोग होने पर विग्रह बन जाता है, तो उसे बोलते हैं कर्म तत्पुरुष समास। जैसे इसकी पहचान होती है बीच में किसी को कारक चिन्ह का प्रयोग होना। विदेशगत, देखिए जाना, गत मतलब होता है गया हुआ। तो गया हुआ इसमें उत्तर पद की मुख्य है, उत्तर पद की महत्ता है। तो देखिए विदेश को गया हुआ, तो इसमें देखिए को शब्द जो है, को कारक चिन्ह जो है वो इसकी पहचान बता रहा है कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। उसी तरीके से देखिए शरणागत, शरण को आया हुआ, तो को कारक चिन्ह ही इस कर्म तत्पुरुष की पहचान है। उसी तरह माखन चोर, माखन को चुराने वाला। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, जब किसी चीज़ की सहायता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसमें करण तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है।
से कारक चिन्ह अर्थात किसी चीज़ की सहायता से कोई कार्य करना। यहाँ देखेंगे हस्तलिखित, लिखा किसकी सहायता से जा रहा है, हाथों की सहायता से, तो हमने इसका विग्रह करते हुए बनाया हाथों से लिखी हुई। तो से जो कारक चिन्ह है वो करंट तत्पुरुष की पहचान कराता है। उसी तरह मन गढ़त, मन द्वारा गढ़ा हुआ, तो करंट तत्पुरुष समास में से और के द्वारा दो कारण चिन्ह इसकी पहचान कराते हैं। या तो से आ जाए अर्थात किसी चीज़ की सहायता से लिखा जाए, या फिर द्वारा, दोनों का मीनिंग जो अर्थ है वो समान ही होता है। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा या रेल से यात्रा, किसी भी प्रकार के कारक चिन्ह का करंट तत्पुरुष में या तो से या द्वारा, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारक चिन्ह का प्रयोग करने पर वह करंट तत्पुरुष बनता है। फिर आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, मैं बार बार आपको इसीलिए दोहरा रही हूँ जिससे आपको सारे कारक चिन्ह याद हो जाए। तो इसमें जो कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो के लिए, जैसे देखिए दान पात्र, दान के लिए पात्र, तो के लिए, वो के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग इसकी पहचान कराता है कि ये संप्रदान तत्पुरुष है। उसी तरीके से देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, स्नान घर, नहाने के लिए घर, अर्थात के लिए कारक चिन्ह ही इस संप्रदान तत्पुरुष समास की पहचान है। तो जहाँ के लिए आ जाए वहाँ पर आप संप्रदान तत्पुरुष कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, अर्थात किसी चीज़ से अलग होने के लिए से करंट तत्पुरुष में भी आता है, लेकिन करंट तत्पुरुष में उसकी अलग पहचान है कि किसी चीज़ की सहायता से करना, और अपादान के अंदर है किसी चीज़ से अलग होकर कार्य करना। जैसे देखिए धनहीन, धन से हीन, अब उसे वो क्या हुआ है, धन से अलग हो चुका है, धन से हीन हो चुका है। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो चुका है। तो जहाँ पर से आते ही, आप कई बार हम से आते ही क्या कर देते हैं, करंट तत्पुरुष कर देते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि से जो कारक चिन्ह है वो किसी चीज़ से उसको अलग कर रहा है या किसी चीज़ से उसको जोड़ रहा है, अर्थात किसी की सहायता से कोई कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, तो देखिए प्रदूषण से अलग होना, यहाँ पर अलग होने के लिए से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसीलिए अपादान तत्पुरुष समास होगा। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में देखिए वापस हम पुनः दोहराएंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की, अर्थात दो पदों के बीच में जो संबंध के लिए हम का के की कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जब उनका लोप हो जाता है तो वह समस्त पद बन जाते हैं, और जब इन कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वह विग्रह कहलाता है। जैसे देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, अब राजा और पुत्र के बीच में संबंध के लिए हमने संबंध काके की कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। देशवासियों, देश के वासियों, अगर इसमें के कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो देश और वासियों के बीच में संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। इसीलिए किसी भी दो पदों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए का के की इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मातृभक्ति, माता की भक्ति। अगला देखिए अधिकरण, हम पुनः रिपीट करेंगे इसको। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की अधिकरण में पर। अब देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास का सबसे अंतिम प्रकार है। इसमें देखिए में पर विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जिस भी विग्रह के अंदर में या पर आता है वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ध्यान में मग्न, हम देखिए हम इसको ये नहीं कर सकते ध्यान से मग्न या ध्यान का मग्न, क्योंकि वो अनुचित हो जाएगा। तो उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करके ही हम तत्पुरुष समास के बारे में बता सकते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अगर आपने ये कर दिया पुरुषों का उत्तम तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करना ही
तत्पुरुष समास की उचित पहचान है। अब देखिए अगला आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में तत्पुरुष समास में तो क्या था, उत्तर प्रधान था। इस समास में दोनों पद, देखिए समास के अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। तो दो पद, पूर्व पद, पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद के अंदर, इस समास के अंदर देखिए दोनों पद में एक पद तो विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, या एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो, तब अर्थात विशेषण विशेष्य के बीच में संबंध हो या उपमान उपमेय के बीच में संबंध हो, तो ये समास कर्मधारय समास कहलाता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब सर्वप्रथम आप कोई बता दूं कि विशेषण विशेष्य क्या होते हैं और उपमान उपमेय क्या होते हैं। देखिए कर्मधारय, जिस तरह तत्पुरुष समास के 7 प्रकार थे, उसी तरीके से कर्मधारय समास में भी 2 प्रकार है, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास और उपमान उपमेय कर्मधारय समास। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य, तो आपको बता दो विशेषण विशेष्य क्या होता है। सबसे पहले विशेषण के बारे में हम बता दें कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है, और जिसके बारे में बात कही जा रही है वो विशेष्य है। मैंने आपसे कहा जैसे नीला आसमान, मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में, आसमान के बारे में, तो आसमान तो क्या हो गया, विशेष्य हो गया, अर्थात उपमेय भी बोल सकते हो आप इसको। और क्या बात कर रही हूँ मैं कि वो नीला है, तो वो विशेषण अर्थात आसमान की विशेषता है, तो वो विशेषण कहलाया, और उपमान भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे यहाँ पर जहाँ है जो शब्द का लोप हो जाता है। जैसे देखिए अगर हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते वक्त बीच में है जो समान इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हम समस्त पद बना देंगे तो है जो इन शब्दों का लोप हो जाएगा। पहला उदाहरण देखिए, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, तो ये हुआ, इसमें एक पद विशेषण है और एक पद विशेष्य है, तो इसको विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहेंगे। उसी तरह से पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीताम्बर में देखिए दो स्थिति आती है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके एक एक्सेप्शन केस होते हैं, अर्थात अपवाद होता है। कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंदर कर्मधारय समास के साथ साथ बहुव्रीहि समास भी होते हैं। तो पीताम्बर एक ऐसा अपवाद सूचक शब्द है जिसके अंदर कर्मधारय समास का भी प्रयोग होता है और बहुव्रीहि समास का भी प्रयोग होता है। अर्थात अगर मैं पीला है जो अंबर बोलूँगी तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें पीला उसकी विशेषता है और अंबर के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने इसका विग्रह करा कि पीला है अंबर जिसका, अर्थात मैंने कोई क्वेश्चन पुटअप कर दिया, अर्थात थर्ड पर्सन की बात कर दी, तो वो समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मैं आपको बहुव्रीहि समास जब समझाऊंगी तो उसको दोबारा बताऊंगी। हम अगला देखेंगे, महात्मा, महान है जो आत्मा, मैंने आपको कहा कि विग्रह करते वह है जो या समान शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कर्मधारय समास का विग्रह कहलाता है। और जब इन विग्रह में से इन शब्दों को लोप करना मतलब हटा देते हैं तो पुनः ये क्या बन जाता है, सामासिक पद, समस्त पद बन जाता है। जैसे देखिए महात्मा में अगर हमने कहा महान है जो आत्मा, है जो शब्द को अगर लोप हो जाएगा तो क्या बन गया, केवल बच गया महान आत्मा। ठीक है, अगला देखेंगे हम उपमान उपमेय। उपमान उपमेय का सबसे पहले देखेंगे, उपमेय समान वही बात आ गई कि विशेषण और विशेष्य। विशेष्य के में क्या होता है कि जिसके बारे में बात कही जाती है, तो उसी तरह देखिए उपमेय में क्या है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है। हम सरल भाषा का ही प्रयोग करेंगे, आप इतना समझिए कि जिसके बारे में बात कही जा रही है वो कहलाया उपमेय, और उसके बारे में जो भी समानता या तुलना की जा रही है अर्थात जो विशेषता बताई जा रही है उसको कहेंगे हम उपमान। समान जैसे विशेषण और विशेष्य में होता है। जैसे देखिए सीता का मुख चंद्रमा के समान, अर्थात इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है, सीता के मुख की, किससे की जा रही है,
चंद्रमा से की जा रही है, तो जिस चीज़ से तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है, और जिसकी तुलना की जाती है, इसमें दो ही शब्दों का खेल है, जिसकी और जो समानता बताई जा रही है, जो तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सीता का मुख चांद के समान है, तो उसके मुख को चांद बताया गया है। तो चंद्रमा तो हो गया उपमान और सीता का मुख हो गया उपमेय। अन्य उदाहरण देखेंगे। उपमेय उपमान कर्मधारय समास। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको इस तरीके से लिखना पड़े कि उपमान उपमेय कर्मधारय समास या विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। आप सीधे से ये भी लिख सकते हैं कि कर्मधारय समास, लेकिन हमें जानना ये ज़रूरी है कि उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य क्या होता है, इसलिए हम विस्तार पूर्वक इसको अध्ययन करेंगे। देखिए, मृगलोचन, मृग होता है हिरण के समान आँखें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि उपमान उपमेय के अंदर किसी चीज़ से तुलना की जाती है, ठीक है। विशेषण विशेष्य में क्या होता है, विशेषता बताई जाती है, और उपमान उपमेय में किसी चीज़ से तुलना की जाती है। जैसे देखिए, मृगलोचन, हिरण के समान आँख, इसमें के समान शब्दों का प्रयोग किया जाता है और विशेषण विशेष्य में हे जो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नरसिंह, नर के समान सिंह। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जो नर के समान क्या हो, कोई सिंह हो, लेकिन इसमें हमने सिर्फ एक तुलना की है, एक उपमान उपमेय का संबंध बताया है। संसार सागर, संसार रूपी सागर, तो किसी चीज़ के समान होना, किसी चीज़ की तुलना करना उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहा जाता है। अब देखिए, अब आता है अव्ययी भाव समास। ये समास का एक अन्य भेद है, तत्पुरुष समास, उसके बाद हमने पढ़ा कर्मधारय समास, अब तीसरे नंबर पे आता है अव्ययी भाव समास। आप इनके प्रकारों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप क्रमबद्ध से इनके प्रकारों को समझें हम, लेकिन अव्ययी भाव समास हम करते हैं। सबसे पहले देखिए, अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, आप लोग जानते हैं अव्यय का मतलब क्या होता है। अव्यय अर्थात होता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो स्त्री लिंग या पुल्लिंग दोनों में से किसी में भी करने पर उनके बीच में उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो प्रति जो उपसर्ग है वो क्या कहलाया, अव्यय कहलाया। अगर मैं कहूँ रमा प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो चाहे मैंने इसकी बात पुल्लिंग में कही या फिर स्त्रीलिंग में, दोनों ही वाक्य के अंदर प्रति जो अव्यय है, प्रति जो उपसर्ग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो ऐसे शब्द जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर किसी भी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको अव्यय शब्द कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है, तो जितने भी उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे आ, बे, प्रति, यथा, ये जो उपसर्ग है वो क्या हुए, अव्ययी भाव समास के कुछ शब्द। जैसे देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, अर्थात प्रति अव्यय शब्द का प्रयोग किया है, तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। यथाशक्ति में यथा अव्ययी समास है। रातों रात, रातों रात में देखिए, जो रातों रात शब्द है वो भी अव्यय है, चाहे किसी भी लिंग में इनका प्रयोग किया जाएगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अन्य देखिए, समास का अन्य प्रकार है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही सरल समास है, क्योंकि इस समास की पहचान बहुत ही सरल है, क्योंकि इस समास में पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होने का मतलब कोई भी समास में, किसी भी समस्त पद में पहला जो शब्द है वो संख्या के रूप में आपको बताया जाएगा, तथा समस्त पद किसी समूह विषय का बोध कराते हैं। और जब आप इसको विग्रह करेंगे तो आप हमेशा इसके अंत में समूह शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा नवरत्न, तो रत्न कितने हैं, 9 रत्न हैं, तो 9 रत्न में किसका प्रयोग हुआ, पहला पद संख्यावाची है, तो पहला पद देखते ही हमने क्या कर दिया, इसको संख्यावाची समझते ही हमने इसको द्विगु समास बता दिया।
तो हमने इसको विग्रह करते वक्त कहा कि 9 रत्नों का समूह, समूह लगाना, समूह या समाह लगाना आपको अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि किसी चीज़ के समूह के बारे में बताने पर ही द्विगु समास की अन्य पहचान होती है। चौराहा, 4 राहों का समूह, इसमें देखिए रातों नहीं है, राहों हैं, 4 राहों का समूह चौराहा। अब देखते हैं चौराहा सब बच्चे जानते होंगे, जिसमें चारों तरफ क्या होते हैं, राहें होती है, चारों तरफ रोड होती है, उसको बोलते हैं 4 राहों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों, भुवन बोलते हैं लोकों, जो पृथ्वी लोक और इनके पाताल लोक और ऊपर ब्रह्मलोक के बारे में बात की जा रही है इसमें, कि 3 लोकों का जो समूह है उसको बोला जाता है त्रिभुवन। तो जब आप इसका समस्त पद बनाएंगे तो बीच में जो अंत में जो समूह शब्द है उसका लोप कर देंगे, तो बन जाएगा त्रिभुवन। और त्रिभुवन का जब विग्रह बनाएंगे तो अंत में इसमें समूह शब्द का प्रयोग करेंगे। अच्छा, द्विगु समास में भी एक्सेप्शन केस है, अर्थात अपवाद सूचक कई ऐसे उदाहरण हैं जिसके अंदर द्विगु समास के साथ साथ अन्य समास भी होता है। जैसे कर्मधारय समास में पर्टिकुलर कुछ पीताम्बर और कुछ अन्य उदाहरण ऐसे थे जिसमें कर्मधारय के साथ साथ बहुव्रीहि भी होता है। उसी तरीके से द्विगु समास में संख्यावाची होने पर भी अन्य समास की पहचान होती है। जैसे आपको उदाहरण बता दूं कि अगर मैंने कहा इसमें त्रिभुवन, त्रिभुवन में तो क्या होता है, 3 लोकों का समूह को त्रिभुवन कहा जाता है। लेकिन अगर बात आए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तो 3 आँखों का समूह, अगर आप लोग लिखते हैं कि त्रिनेत्र समूह, तो वो कहलाया द्विगु समास, क्योंकि समूह शब्द से द्विगु समास की पहचान होती है। लेकिन अगर आपने कहा एक 3 नेत्रों वाला है जो, या 3 आँखें हैं जिसकी, तो आप सबको पता है कि 3 आँखों वाले कौन है, मात्र ब्रह्मलोक में केवल मात्र शिवजी है जिनकी 3 आँखें हैं। तो जब किसी थर्ड पर्सन की विशेषता बताई जाती है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। हम आगे जब बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अगला समास है इसके अंदर द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के अंदर द्विगु और द्वंद्व समास बहुत ही सरल समास माने जाते हैं। इस समास में 2 पद होते हैं। प्रत्येक समास में देखिए आपको 2 या 2 से अधिक पद मिलेंगे। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इनका विग्रह करते वक्त एक योजक चिन्ह को आप डैश बोल सकते हैं कि विग्रह करते समय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जब हम इसको वापस समस्त पद बनाते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए वापस एक बार सुन लीजिए कि जिस समास में दोनों 2 पद हो, पूर्व पद और उत्तर पद, समस्त पद का विग्रह करेंगे, जब हम इसको विग्रह करते समय योजक चिन्ह के स्थान पर और तथा या व इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। और जब वापस हम इसको समस्त पद बनाएंगे तो इसके अंदर डैश अर्थात योजक चिन्ह हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, बुरा, योजक बुरा, ये समस्त पद है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल कि हम इसमें योजक चिन्ह को हटा देंगे और या फिर या शब्द का प्रयोग करेंगे। माता और पिता, लाभ और हानि। इसके अतिरिक्त देखिए जैसे हम और भी उदाहरण इसके दे सकते हैं, दाल और रोटी, देश या विदेश, ऊपर या नीचे, राधा और कृष्ण। तो इन शब्दों में जब हम इसका विग्रह करेंगे तो और या फिर या शब्द का प्रयोग करेंगे, और जब हम इसको वापस से समस्त पद बनाएंगे तो और या के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ओके, तो अब देखिए इसका अंतिम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में मैंने आपको 2 समास के अंदर अपवाद सूचक कुछ उदाहरण बताए हैं जिसमें बहुव्रीहि के साथ साथ कर्मधारय और द्विगु समास भी होते हैं। सर्वप्रथम हम बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास देखिए, जिस समस्त पद में न पूर्व पद और न ही उत्तर प्रधान हो, अर्थात हमने जो पूर्व में जो समास पढ़े हैं उसमें या तो पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है या फिर दोनों ही पद प्रधान होते हैं।
लेकिन बहुव्रीहि समास की विशेषता यह है कि इसके अंदर ना तो उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है, अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद की प्रधानता, जैसे अगर हमने बात की कोई थर्ड पर्सन की प्रधानता होती है, जैसे मैंने कहा लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अंत में अगर आप जिसका या जिसके शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो समास कहलाता है बहुव्रीहि समास। मैंने कहा लंबा है उदर जिसका, आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, आंसर देंगे, अर्थात जिस समास के अंदर आंसर देने की, उत्तर देने की परिस्थिति आती है वो समास कहलाता है बहुव्रीहि समास। तो इसको सरल भाषा में अगर हम समझेंगे तो मैंने कहा लंबा है उदर जिसका, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि लंबा उदर किसका है, गणेश जी का, तो गणेश अगर इसका उत्तर है तो वो समास कहलाया बहुव्रीहि समास। जैसे देखिए दशानन, 10 है सिर जिसके, अंत में देखिए इसको विग्रह करते वक्त हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अंत में हमेशा जिसका या जिसके शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, आंसर आया विष्णु। तो जिस समास में उत्तर मिलता है वो समास, अर्थात थर्ड पर्सन अगर आंसर के रूप में, उत्तर के रूप में हमें मिलता है तो वो समास कहलाता है बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात गला जिसका, उत्तर मिलता है शिव जी का, तो ये समास हुआ हमारा बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास देखिए, आपको बहुव्रीहि समास में के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो बहुव्रीहि के साथ साथ कर्मधारय और द्विगु समास में भी आते हैं। देखिए महावीर, अगर महावीर शब्द को मैंने ये कहा महान है जो वीर, अर्थात है जो शब्द का प्रयोग कर दिया तो ये बन गया कर्मधारय समास। लेकिन अगर मैंने कहा महान है वीर जो, उत्तर मिला हनुमान, तो थर्ड पर्सन के बारे में अगर मैंने बात की तो वो बन गया बहुव्रीहि समास। इसी तरीके से देखिए नीलकंठ में भी कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। कमल नयन में भी कर्मधारय समास भी हो सकता है, बहुव्रीहि समास। इसके अतिरिक्त पीताम्बर जो शब्द है उसके अंदर भी कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों हो सकता है। अब देखिए कैसे, नीला है कंठ जिसका, शिव जी का, तो बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर ये कहा कि नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय समास। कमल जैसे नयन, तो कर्मधारय समास। लेकिन अगर कहा कमल जैसे नयन है जिसके, उत्तर आया राम के, तो बहुव्रीहि समास। ओके, अब देखिए द्विगु और बहुव्रीहि समास, ये तो था द्विगु और बहुव्रीहि और कर्मधारय समास। लेकिन अब अगर किसी समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची होने के बाद भी वह कौन सा समास कहलाता है, बहुव्रीहि समास। ये कौन कौन सी कंडीशन में होता है ये देखिए। चतुर्भुज, चार, अगर चतुर्भुज को आप कर्मधारय के रूप में लिखते, जैसे अगर आप लिखते हैं चतुर्भुज को चार भुजाएं हैं जिसकी, अब चार भुजाएं क्या होती है, हमारी जो बाजू होती है उसके बारे में बात की जा रही है। चार भुजाएं किसकी है, विष्णु की है, तो ये बहुव्रीहि समास हुआ। लेकिन अगर हमने इसको कहा चार भुजाओं का समूह, तो ये बन गया द्विगु समास। उसी तरीके से देखिए बारहसिंगा, 12 सिंगों वाला, अब 12 सिंगों वाला कौन है, एक जानवर है, तो अगर उत्तर में आया एक जानवर, तो 12 सिंगों वाला ब्रैकेट में हमने लिख दिया एक जानवर, तो वो बन गया बहुव्रीहि समास। और अगर हमने कहा 12 सिंगों का समूह, तो वो बन गया, समूह आते ही उस समास की पहचान हो गई कि ये द्विगु समास है। अच्छा, इन दो जो अपवाद सूचक जो कुछ शब्द है, इनमें सबसे ज़्यादा समस्या तब आती है जब हमें पहचान करने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर आपके पास से समस्त पद के आया, चतुर्भुज आया है, तो आप एग्ज़ाम में दोनों शब्द दोनों तरीके से इसको विग्रह करके आप बता सकते हैं। कर्मधारय भी द्विगु भी बता सकते हैं और बहुव्रीहि भी बता सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही परिस्थिति में आपको गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि आपसे पर्टिकुलर कोई ये नहीं पूछा कि इसमें कौन सा समास है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन विग्रह के रूप में आता है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि चार भुजाएं हैं जिसकी,
विष्णु कौन सा समास है? तो जिसकी आते ही सब आप बहुव्रीहि करेंगे, संख्यावाची होने के बाद भी आप बहुव्रीहि करेंगे। आपने अगर द्विगु समास कर दिया तो उस वक्त वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे समास का जो विषय वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।